हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आने वाले अपनी परीक्षा की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। और आपके आपके इस तैयारी में सहयोग कर रहे हैं हम अपने परिवार टॉपर चॉइस के साथ। तो आप सब बने रहिए, इस परिवार के साथ जुड़े रहिए और इस परिवार को और बड़ा कीजिए। देखिए, आज का ये जो क्लास है हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं हिंदी। क्या पढ़ने वाले हैं? हिंदी। और हिंदी का कितना चैप्टर खत्म हो चुका है बच्चों, बताइए? हिंदी का हम लोगों ने 5 चैप्टर खत्म कर लिया है। 5 पार्ट हम लोगों ने खत्म कर लिया, अच्छे तरीके से समझ लिया, ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़ लिया। अगर किसी को उस 5 चैप्टर तक कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का छठा पाठ, ठीक है, हिंदी का छठा पाठ जिसका नाम है बहादुर। क्या नाम है? बहादुर। बहादुर एक बहुत दिलचस्प कहानी है, बहुत मार्मिक कहानी है। एक लड़के की कहानी है, नेपाल से आया हुआ रहता है, उसी लड़के के बारे में पढ़ना है, उसका नाम बहादुर रहता है। बहुत ही दिलचस्प कहानी है, ठीक है। और इसको एकदम मजेदार तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं आज, बहुत ही मजेदार तरीके से, एकदम मजा आ जाएगा इसके क्लास में, ठीक है। तो उस लड़के का नाम रहता है बहादुर और लेखक ने उस लड़के के नाम पर ही शीर्षक दिया है, इस पाठ का शीर्षक दिया है बहादुर। अब बताइए इसके लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं अमरकांत। इसके लेखक हैं अमरकांत, ठीक है। कौन है? अमरकांत हैं। तो हमेशा हमेशा मतलब अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग लेखक के जीवन परिचय के बारे में पढ़ते हैं। तो उसी प्रकार इस पाठ के भी लेखक जो हैं अमरकांत जी, इनके जीवन परिचय के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, इनके जीवनी के बारे में कुछ जान लेते हैं और इसके बाद स्टार्ट होगा पाठ। और पाठ में एक बहुत ही मजेदार कहानी है, बहुत ही मार्मिक कहानी है, ठीक है, दिल को छू लेने वाली कहानी है, ठीक है। तो उस कहानी को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो जल्द से जल्द इस क्लास को शेयर कर दीजिए, जल्द से जल्द इस क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है, शेयर कर दीजिए। अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं, पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहादुर नाम का जो पाठ है उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप सबको हम बता दें सबसे पहले इस चैप्टर का नाम बहादुर, इसके लेखक अमरकांत जी हैं। ये कौन सा पाठ है अपने किताब की, अपने जो पाठ्य पुस्तक है उसका छठा पाठ है, ठीक है ना। तो लेखक का जीवन परिचय, लेखक के बारे में थोड़ा परिचय कर लेते हैं हम लोग, ये कौन है। देखिए, लेखक का जो जन्म हुआ है 1 जुलाई 1925 को हुआ है। कब हुआ है? लेखक का जो जन्म हुआ है 1 जुलाई 1925 ईस्वी को हुआ है। कहाँ पे हुआ था? तो नागरा गांव में। गांव का नाम क्या था इनके? नागरा, ठीक है, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अमरकांत जी का जन्म कहाँ हुआ था? नगरा, गांव नगरा है, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1 जुलाई 1925 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिए इनकी मृत्यु कब हुई थी। इनकी जो मृत्यु है 17 फरवरी 2014 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? इनकी जो मृत्यु है 17 फरवरी 2014 ईस्वी में हुई थी, जब उनका उम्र 89 वर्ष था। मतलब कि 89 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पे हुई थी इनकी मृत्यु? इनकी मृत्यु जो हुई थी इलाहाबाद में हुई थी, ठीक है। कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में हुई थी। देखिए, अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा बलिया में पाई। इन्होंने कहां से हाई स्कूल तक पढ़ा? बलिया में हाई स्कूल तक पढ़ाई की। स्वाधीनता संग्राम में शामिल होने के कारण 1946 ईस्वी में सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट किया। देखिए वो क्या किए कि स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए, स्वाधीनता संग्राम, ठीक है, स्वाधीनता संग्राम में शामिल हुए। स्वाधीनता संग्राम कब स्टार्ट हुआ था? 1942 ईस्वी में, ठीक है। 1942 ईस्वी में स्वाधीनता संग्राम में भाग ले लिया था इन्होंने
इसी कारण इनकी जो पढ़ाई थी वो लेट हो गई। नहीं तो ये 1946 की जगह इससे पहले ही ये इंटरमीडिएट कर लिए होते, लेकिन स्वाधीनता संग्राम में ये व्यस्त हो गए। इसके बाद 1946 ईस्वी में इन्होंने इंटरमीडिएट किया किस कॉलेज से? सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से। कौन सा कॉलेज? सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इन्होंने इंटरमीडिएट किया। इसके बाद इलाहाबाद, बीबी लिखा हुआ यहाँ पर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया। कहां से बीए किया? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही इन्होंने बीए किया, बैचलर ऑफ आर्ट्स। ठीक है ना। चलिए, परीक्षा पास करने के बाद आगरा के दैनिक पत्र सैनिक, दैनिक पत्र मतलब वो होता है अखबार छपती है ना, वो दैनिक पत्र कहलाता है, रोज छपती है वो पत्रिका। तो दैनिक पत्र सैनिक, दैनिक पत्र का नाम क्या था? सैनिक। आजकल पत्रों का नाम जानते हैं ना आप लोग, हिंदुस्तान है, दैनिक जागरण है, दैनिक भास्कर है, अमर उजाला है। इसी प्रकार उस समय सैनिक नाम का एक पेपर छपता था, उसके संपादकीय विभागों से संबंध रहे, मतलब संपादकीय विभागों में वो काम करते रहे। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में उनकी कहानी का क्या नाम था? डिप्टी कलेक्टरी। क्या नाम था? डिप्टी कलेक्टरी, जिनको इस कहानी को पुरस्कार मिला था। ठीक है, ये जो कहानी थी उनकी डिप्टी कलेक्टरी, ये पुरस्कृत हुई थी, मतलब कि इस कहानी पर इन्हें पुरस्कार मिला हुआ था। उन्हें कथा लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं। इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? एक तो इनकी जो कहानी है डिप्टी कलेक्टरी, इसको भी पुरस्कार मिल चुका है। इसके बाद कथा लिखने के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। याद रखिएगा। रचनाएं, अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी है। देखिए, जिंदगी और जोंक, देश के लोग, ठीक है, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा, सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, ठीक है, सुखजीवी, बीच की दीवार, ग्राम सेविका। इन्होंने वानर सेना नामक एक बाल उपन्यास भी लिखा है। ये सब जितने हैं ना, ये उनकी रचनाएं हैं, उनके पुस्तकों के नाम हैं। ठीक है, जैसे कि जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, ये सब पुस्तकों की रचना इन्होंने की थी। किसने किया था? अमरकांत जी ने किया था। इन सभी पुस्तकों के जो रचयिता हैं वो हैं अमरकांत जी। और खास बात यह है कि इन्होंने वानर सेना नामक एक पुस्तक लिखा था, बाल उपन्यास लिखा था, जिसका नाम रखा था वानर सेना। ठीक है, वानर सेना बाल उपन्यास के लेखक या रचयिता कौन थे? तो अमरकांत जी थे, याद रखिएगा। देखिए, अब देखे हैं पाठ का सारांश। अब हम लोग देख लेते हैं। प्रस्तुत पाठ बहादुर अमरकांत के द्वारा लिखा गया है। ये जो पाठ है बहादुर, जिसका शीर्षक है, यह पाठ अमरकांत के द्वारा लिखा गया है। इसमें लेखक ने बहादुर नामक एक नेपाली लड़का के रूप, रंग, स्वभाव, कर्मनिष्ठा, त्याग तथा स्वाभिमान का मार्मिक वर्णन किया है। कहने का यह मतलब है कि इस पाठ में जब हम लोग देखेंगे तो नेपाल का एक लड़का है जिसका नाम बहादुर रहता है। उसी के रूप, रंग, स्वभाव, उसके स्वभाव के बारे में, उसके कर्म निष्ठा के बारे में, उसके त्याग के बारे में, उसके स्वाभिमान के बारे में इस पाठ में वर्णन किया गया है हमारे लेखक अमरकांत जी के द्वारा। ठीक है, अब देखिए यहां से कहानी शुरू होता है, यहीं से कहानी स्टार्ट होता है। ठीक है, एक दिन की बात है, लेखक ने 12-13 वर्ष की उम्र का एक ठीकना चकैत शरीर का मतलब समझ रहे हो? कम हाइट का कोई लड़का था, शरीर एकदम बुलंद था, सही ठीक ठाक था, और वैसा लड़का गोरे रंग का था तथा चपटा मुंह वाला। नेपाली जो लड़के होते हैं ना, ज्यादातर देखिएगा नेपाली लड़कों का मुंह हल्का चपटा होता है। ठीक है ना, वही उनकी पहचान होती है। उनको देखते ही आप लोग को लग जाएगा कि ये नेपाल का है, नेपाली लड़का है। ठीक है, तो चपटा मुंह वाले लड़के को देखा। ठीक है, एक दिन लेखक ने
12-13 वर्ष की उम्र का ठीकना चकित शरीर, गोरे रंग तथा चपटा मुंह वाले लड़के को देखा। यह कहानी एकदम ऐसे पढ़ना है कि आप लोगों के दिमाग में याद हो, ठीक है, ऐसे पढ़ना है कि याद हो जाए एकदम अभी कभी। वह सफेद नेकर मतलब समझ रहे हो, नेकर मतलब आधी पैंट, हाफ पैंट, पजामा वाला टाइप का होता था ना, डोरी बांधने वाला, रस्सी वाला, छोटे पे हम लोग पहनते थे, बच्चे जो होते हैं, कम उम्र के जो बच्चे होते थे, नेकर टाइप का नाड़ा पहनते थे। आधी बांह की सफेद कमीज, हाफ शर्ट पहना हुआ था, आधी बांह की, ठीक है, कमीज पहना था, और भूरे रंग का पुराना जूता पहना था। और क्या पहना था? भूरे रंग का पुराना जूता पहने हुए था। उसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा हुआ था। उसके गले में क्या था? एक रुमाल बंधा हुआ था स्काउट की तरह, मतलब ऐसे होता है ना, कोना कोनी ऐसे मोड़ के ऐसे गर्दन में बांध देते हैं लड़के, उसी प्रकार उसका भी बंधा हुआ था। अब देखिए, परिवार के सभी सदस्य उसे पैनी नजर से देख रहे थे। जब वह घर पे आया तो उसको क्या कर रहे थे? परिवार के जितने भी सदस्य थे एकदम नजर गड़ाकर देख रहे थे कि भाई ये लड़का कैसा है। लेखक को नौकर रखना आवश्यक हो गया था, और उसको नौकरी पर रखने के लिए लेखक सोच रहे थे, क्योंकि लेखक के घर में एक नौकर की कमी हुई थी। लेखक के घर में नौकर की कमी थी, और बाकी जो उनके आस-पास पड़ोस में जितने भी घर थे उन सभी घरों में एक एक नौकर रखते थे। उनके रिश्तेदारों के यहाँ भी नौकर रहते थे, लेकिन इनके घर अभी तक नौकर नहीं रखा गया था। तो अपने पास पड़ोसियों को देखते हुए या फिर अपने रिश्तेदारों को देखते हुए इनके घर में भी नौकर रखने की आवश्यकता बहुत हो गई थी, क्योंकि उनके भाई तथा रिश्तेदारों के घर नौकर थे। उनकी भाभियां रानी की तरह चारपाइयां तोड़ती थी। किनकी भाभियां रानी की तरह चारपाइयां तोड़ती थी? तो अमरकांत जी जो लेखक हैं, इनके जो भाभियां थी वो क्या करती थी? रानी की तरह चारपाइयां तोड़ती थी, मतलब कि बहुत ऐशो आराम से रहती थी, उनको काम धंधा नहीं करना पड़ता, क्योंकि उन लोगों के घर में नौकर हुआ करता था और लेखक के घर में नौकर नहीं थे। अब देखिए, जबकि उनकी पत्नी, लेखक की पत्नी, और लेखक की पत्नी का नाम है निर्मला, ध्यान रखिएगा, लेखक की पत्नी का नाम है निर्मला। जबकि उनकी पत्नी निर्मला दिन से लेकर रात तक परेशान रहती थी, इसलिए लेखक के साले ने उनके घर नौकरी के लिए लाया था। और इनकी जो पत्नी थी, निर्मला नाम की इनकी पत्नी थी, वो दिन रात काम कर करके थक जाती थी, हमेशा काम करते करते परेशान रहती थी। इसीलिए जो लेखक के साले साहब थे, मतलब कि निर्मला जी के भाई साहब जो थे, वही उस लड़के को लेकर के आए थे नौकरी पर रखने के लिए। वह नेपाल तथा बिहार की सीमा पर रहता था। वो कहाँ रहता था? पूछा जाए ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कि जो बहादुर था वो कहाँ रहता था, तो बिहार और नेपाल की सीमा पर रहता था। उसका बाप जो था युद्ध में मारा गया था। उसका, बहादुर का जो बाप था वह युद्ध में मारा गया था। माँ ही सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। बहादुर की जो माँ थी वही पूरे परिवार की देखरेख करती थी और भरण पोषण करती थी। वह गुस्सेल स्वभाव की थी। कौन गुस्सेल स्वभाव की थी? बहादुर की जो माँ है वही गुस्से वाली थी, हमेशा गुस्सा, बात बात पर गुस्सा करते रहती थी। वह चाहती थी कि उसका बेटा घर के काम में हाथ बटाए। बहादुर की माँ क्या चाहती थी कि भाई एक बेटा है तो वो घर की थोड़ी जिम्मेदारी को समझे, घर के कामों में हाथ बटाए, ठीक है, हाथ मतलब घर के जो काम होते हैं उसमें थोड़ी उनकी मदद किया करे। किंतु काम करने के नाम पर वह जंगलों में भाग जाता था। बहादुर जो है वह काम करने के नाम पर जंगलों में भाग जाता था। तो भाई कम उम्र का कोई बच्चा है, वो काम करना उसे पसंद नहीं रहता है। छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं क्या? जिम्मेदारी लाते हैं? हाँ, जिम्मेदारी लेते हैं? नहीं लेते हैं, क्योंकि वो खेलने कूदने में व्यस्त रहते हैं। अब कम उम्र में उनको कहा जाए कि अपनी जिम्मेदारी समझो और घर के काम करो, तो बच्चों को मन नहीं लगता काम करने में। तो उसी प्रकार बहादुर भी था, और काम का जब नाम सुनता था तो वह जंगलों में भाग जाता था, जिस कारण माँ उसे मारती थी, जिस कारण उसकी पिटाई होती थी। और उनकी जो माँ है, बहादुर की माँ है, वह उसे पिटाई करती थी। एक दिन चराने ले गए पशुओं में से उस भैंस को उसने बहुत मारा,
जिसको उसकी माँ बहुत प्यार करती थी। एक दिन क्या था कि बहादुर अपने घर के जो पशुएं थी उनको चराने के लिए ले गया था। ठीक है, बागीचे में चराने के लिए ले गया था घर के पशुओं को। और उसमें उन पशुओं में एक भैंस थी। वो ऐसी भैंस थी कि बहादुर की माँ उस भैंस को बहुत अच्छी से प्यार करती थी, बहुत अधिक प्यार करती थी उस भैंस को। ठीक है, और उसी भैंस को बहादुर ने क्या कर दिया था, बहुत मार दिया था। ठीक है, क्या कर दिया था, बहुत मार दिया था। मार खाकर जो भैंस है भागी भागी उसकी माँ के पास पहुंच गई। भैंस को जब बहादुर ने मार दिया तो भैंस क्या की, भागती भागती बहादुर के माँ के पास पहुंच गई। क्यों पहुंच गई, क्योंकि जो पशु है ना, भैंस है, उनमें भी ममता होता है। और मार खाने के बाद वह बहादुर की माँ के पास चली गई। ठीक है, अधिक जानती थी उस भैंस को। भैंस के मार का काल्पनिक अनुमान करके भैंस का मार का काल्पनिक अनुमान करके मां ने उसकी निर्दयता से पिटाई कर दी। जब भैंस पहुंचकर घर आई तो उनकी मां ने सोचा कि आखिर भैंस भाग कर क्यों आई है। इसका मतलब कि जरूर बहादुर ने इस भैंस को मारा होगा। और बहादुर की मां ने क्या किया, अनुमान लगाया कि कितना मारा होगा, उस भैंस को उन्होंने कितना मारा होगा। और वैसा अनुमान सिर्फ अनुमान लगाकर उसने क्या किया, बहादुर को पिटाई कर दी। और उससे भी अधिक पिटाई कर दी जितना बहादुर भैंस को मारा था। ठीक है, बहादुर ने भैंस को मारा था, उससे दुगनी पिटाई बहादुर की हो गई। देखिए, लड़के का मन मां से फट गया। जब मां ने बहादुर को मारा, बहुत मार दिया, तब फिर लड़के का मन क्या था, छोटा बच्चा है, छोटा बालक है, उसका मन क्या था, मां से अपना मन उसका हट गया। ठीक है, मां से मन जो है अलग हो गया। उसने उसने मां के रखे रुपयों में से 2 रुपए निकाल लिए। एक दिन की बात है, जब माँ पैसा रखी थी घर में, तो एक दिन क्या हुआ, बहादुर ने उसमें से पैसे निकाले और पैसे निकाल करके भाग गया। निकाल लिए और वहां से भाग गया तथा 6 मील दूर बस स्टेशन पर पहुंच गया। अब पूछा जाए कि बहादुर कितने पैसे लेकर भागा था, तो याद रखिएगा, बहादुर अपने घर से 2 रुपए लेकर भागा था। कितने लेकर भागा था, 2 रुपए लेकर के भागा था। 6 मील दूर जब पैसे लेकर भाग गया तो वहां से 6 मील की दूरी पर एक बस स्टेशन था, वहां पे पहुंच गया। वहां उसकी भेंट लेखक से होती है। अब पूछा जाए कि लेखक की जो है बहादुर से भेंट कहाँ होती है, तो बस स्टेशन पर होती है। ठीक है, कहाँ पर होती है, बस स्टेशन पर होती है। लेखक ने उसका नाम पूछा, तब उसने अपना नाम दिल बहादुर बताया। उसका नाम क्या था, उसका पूरा नाम था दिल बहादुर। ठीक है, आगे के पाठ में मिलेगा कि ये दिल शब्द क्यों हट गया उसके नाम से। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये उनके नाम से जो है दिल शब्द क्यों हटा था। देखिए, उस लड़के ने अपना नाम दिल बहादुर बताया। लेखक तथा उसकी पत्नी ने उसे काम के ढंग के बारे में बताया। अब क्या हुआ, डिसाइड हो गया, निर्णय हो गया कि जो बहादुर है लेखक के घर में काम करेंगे, नौकरी करेंगे। तो लेखक ने और उनकी पत्नी ने, एक होता है ना घर पे कोई नया नया नौकर आता है तो उसको बताया जाता है कि कैसे काम करना है, क्या क्या तुम्हें करना है और क्या क्या जिम्मेदारियां जो है संभालनी है। तो लेखक और लेखक की पत्नी निर्मला जी हैं, वो दोनों ने मिल करके उस लड़के को काम के ढंग के बारे में बताया कि क्या क्या काम तुम्हें करने हैं और कैसे कैसे करने हैं, इस सभी ढंगों के बारे में बताया गया। साथ ही मीठे वचनों से उसका दिल भर दिया। और इतने मीठे मीठे बात किए लेखक और उसकी पत्नी, इतने मीठे मीठे बहादुर से बात किए कि बहादुर का जो मन था वह भर गया, दिल था भर गया। निर्मला ने उसके नाम से दिल हटा दिया। देखिए, निर्मला ने क्या किया, उसके नाम से दिल हटा दिया। अब उसका नाम सिर्फ बहादुर रह गया। दिल बहादुर से उसका नाम सिर्फ और सिर्फ बहादुर रह गया। देखिए, अब वह दिल बहादुर से बहादुर बन गया। बहादुर अति हंसमुख था, वो बहुत हंसमुख लड़का था। ठीक है, अति हंसमुख था मतलब उदास नहीं रहता था, तथा मेहनती लड़का था। वो मेहनती लड़का भी था, वह हर काम हंसते हुए कर लेता था। लेखक की पत्नी निर्मला भी उसका पूरा ख्याल रखती थी। देखिए, स्टार्टिंग होता है यहाँ से
जब नौकरी स्टार्ट हो जाती है उसके, वो लेखक के घर में काम करने लग जाता है, तो शुरुआत में क्या हुआ, निर्मला उसका बहुत ख्याल रखती थी, बहुत ख्याल रखती थी। और वो लड़का भी हंसमुख लड़का था और मेहनती लड़का था। वो कोई भी काम को हंसते हुए कर देता था, अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगा, काम को करने लगा लेखक के घर में, और बहुत ही अच्छे ढंग से काम को करता गया। और उतने ही अच्छा मान जान निर्मला जी कर रही थी, उसका ख्याल रख रही थी अच्छे तरीके से। उसकी वजह से, मतलब बहादुर की वजह से घर का उत्साहपूर्ण वातावरण था, और बहादुर के घर आ जाने से पूरे परिवार का जो माहौल था उत्साहपूर्ण था। माहौल जो था, वातावरण एकदम खुश था उनके परिवार का। निर्मला ऐसे नौकर पाकर अपने आप को धन्य समझती थी। निर्मला ने ऐसे नौकर पाकर के अपने आप को बहुत धन्य समझती थी कि हे भगवान, हमारे घर में ऐसा नौकर आया हुआ है जो एकदम मेहनती लड़का है और बढ़िया से काम धाम को कर रहा है। इसलिए वह आंगन में खड़ी होकर पड़ोसियों को सुनाते हुए कहती थी। इसलिए वो क्या करती थी, निर्मला जी क्या करती थी, आंगन में खड़े हो जाती थी और आंगन में खड़े होकर के बहादुर को बुलाती थी, बहादुर को पुकारती थी, और अपने जो आसपास पड़ोसी जो थे उनको सुनाती थी। होता है ना गांव देहात में, क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, आसपास के जो लोग होते हैं वो किसी की तरक्की देख करके जलते हैं। ठीक है, होता है ना ऐसा। हाँ, लोग क्या करते हैं, तरक्की देख करके जलते हैं। तो उसी कारण जो है निर्मला जो थी आंगन में खड़े होकर के और बहादुर को बुलाती थी खाना वाना खाने के लिए, और कुछ एक दो बात भी बोलती थी पड़ोसियों को सुनाने के लिए। ठीक है, देखिए क्या कहती थी, सुनाते हुए कहती थी कि बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते। वो पड़ोसियों को भी सुना रही है कि बहादुर तो सुनेगा ही, पड़ोसी भी सुनेंगे कि भाई देखो नौकर का कितना ख्याल रख रही है। मतलब कि वो दिखा रही है पड़ोसियों को कि देखिए हमारे घर में भी नौकर है और हम उसका कितना ख्याल रख रहे हैं। ये पड़ोसियों को दिखा रही थी निर्मला जी कि आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते, मैं दूसरी औरतों की भांति नहीं हूं। मतलब कि तुम आकर के नाश्ता क्यों नहीं कर लेते, मैं दूसरी औरतों के जैसा नहीं हूं। हालांकि ये जो लाइन है ये हर लड़की, हर औरत के जुबान पे यही रहता है कि मैं वैसी लड़की नहीं हूं, मैं वैसी औरत नहीं हूं। और उसी प्रकार वो जो निर्मला जी हैं वो भी कह रहे हैं कि मैं दूसरी औरतों जैसी नहीं हूं, मैं तो नौकर चाकर को अपने बच्चों की तरह रखती हूँ। ठीक है, यह बात किसको सुना रही थी, यह बात जो है पड़ोसियों को सुना रही थी आंगन में खड़े होकर के कि मैं तो अपने नौकरों चाकरों को क्या करती थी, क्या करती हूँ, बच्चों की तरह रखती हूँ, बच्चों की तरह रखती हूँ। बहादुर भी घर का सारा काम करने लगा। बहादुर क्या करने लगा, घर का जो है सारा काम करने लगा। ठीक है, धीरे धीरे सवेरे उठकर नीम के पेड़ से दातुन तोड़ना। ठीक है, वो क्या करता था, सवेरे जग के नीम के पेड़ पर चढ़ करके वहां से दातुन तोड़ता था, और इसके बाद घर की सफाई करना, कमरों में पोछा लगाना, चाय बनाना तथा पिलाना, ये सब उसके काम थे। खाना बनाना और बर्तन मांजना भी उसका काम था उनके घरों में। तो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा था। दोपहर में कपड़े धोना, बर्तन मलना आदि ये सब बहादुर का काम हो गया था, और रोज का यही काम उसका रह गया था। बहादुर सीधा साधा तथा रहम दिल बालक था। कैसा लड़का था, वो एकदम सीधा साधा बालक था और रहमदिल बालक था। अपने अपनी मालकिन की तबीयत ठीक नहीं रहने पर काम न करने की आग्रह करता था। कहने का मतलब यह है कि जब निर्मला जी की तबीयत थोड़ी सी भी डाउन होती थी, तबीयत खराब होती थी, तो बहादुर क्या करता, वो कहता कि मालकिन जी आप काम मत कीजिए, ठीक है, हम उस काम को कर दे रहे हैं, आप आराम कीजिए। वो इतना रहमदिल बालक था। ठीक है, वो इतना रहमदिल था कि अपने मालकिन को बोलता था कि मालकिन आप काम ना करें, मैं खुद कर दिया करूंगा, आप आराम कीजिए, आप दवाइयां खाइए। ऐसा नौकर मिलेगा आजकल? बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, निर्मला के पूछने पर उसने कि माँ बहुत मारती थी। जब निर्मला ने पूछा कि माँ की याद नहीं आती, निर्मला ने क्या पूछा कि बहादुर तुम्हें अपनी माँ की याद नहीं आती, तो बहादुर ने क्या कहा कि नहीं, नहीं आती। ठीक है,
हालांकि अभी बच्चा था तो उसने उसने बोल दिया कि मुझे माँ की याद नहीं आती। क्यों? क्योंकि वह मुझे बहुत मारती थी, इस वजह से कह रहा है कि मुझे माँ की याद नहीं आती। ठीक है, देखिए, इसलिए माँ की याद नहीं आती, परंतु परंतु माँ के माँ के पास पैसा भेजने के संबंध में उसका उत्तर था कि माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है। देखिए कितना दिल छू लेने वाला बात कहा है यहाँ पर बहादुर ने क्या कहा कि मुझे माँ की याद नहीं आती, माँ मुझे बहुत मारती थी, इसलिए माँ की याद नहीं आती। फिर निर्मला जी पूछती हैं कि जब याद नहीं आती तो फिर ये जो कमा रहे हो, ये जो पैसा कमा रहे हो, वो अपने माँ के पास क्यों भेज रहे हो? ठीक है, क्यों भेज रहे हो? तब बहादुर का क्या जवाब है? तब बहादुर कहता है कि मालकिन, माँ बाप का जो कर्जा होता है वो तो जन्म भर भरा जाता है, जिंदगी भर भरा जाता है। उसकी कितना भी उसके लिए कर लो, माता पिता के लिए कितना भी कुछ कर लो, उनका कर्ज रह ही जाता है, उनका कर्ज कभी भरा नहीं जा सकता है। ऐसी बात कहा किसने? बहादुर ने, कि माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि वह मस्त और नेक इंसान है। इस लाइन से ही स्पष्ट हो जाता है कि वह एक नेक दिल का इंसान है और एकदम मस्त आदमी है, मस्त लड़का है। उसकी मस्ती का पता तब चलता था, उसकी मस्ती का पता तब चलता था जब रात का काम समाप्त करने के बाद, जब सारा काम खत्म हो जाता था रात को, जब रात को सारा काम खत्म करने के बाद एक टूटी हुई खाट पर बैठ जाता था तथा नेपाली टोपी पहनकर आईना में बंदर की तरह मुंह देखता और कुछ देर खेलने के बाद वह धीमे स्वर में गुनगुनाने लगता था। तो क्या करता था? घर का काम करने के बाद, घर का पूरा काम करने के बाद वो क्या करता था? एक टूटी हुई खाट पर बैठ जाता था। दिन भर काम करने के बाद भी वह शाम को एक टूटी हुई खाट पर बैठ जाता था और नेपाली टोपी देखे हैं ना आप लोग? हाँ, वैसा ही नेपाली टोपी पहनने के बाद वो बंदर के जैसे दिखने लगता था और वह आईना में देख देख कर खूब हंसता था, खेलता था और अपने खिलौनों के साथ खेलता था। और इसके बाद खेलने के बाद वह धीरे धीरे अपने स्वर में कुछ गुनगुना रहा था, मतलब कुछ गाना गाता था रोज रात को। उसके उसके पहाड़ी गाने से घर में मीठी उदासी फैल जाती थी। वह ऐसा गाना गाता था, मतलब सैड सॉन्ग के रूप में, थोड़ा ऐसा गाना गाता था पहाड़ी गाने के रूप में कि उसके गाने सुनकर जो परिवार का माहौल जो था उदासी छा जाती थी। मतलब लगता था कि हाँ, ये लड़का किसी गम में डूबा हुआ है, ऐसा वो गाना गा रहा था। उसकी गीत को सुनकर लेखक को लगता है कि जैसे पहाड़ की निर्जनता में अपने किसी बिछड़े हुए साथी को बुला रहा हो। लेखक को क्या लगता था कि उसके गीत जो सुनने के बाद लेखक को यह लगा कि उसके जो पहाड़ी गाने हैं, उसके पहाड़ी गाने में उसकी पहाड़ की निर्जनता में अपने किसी बिछड़े हुए साथी को बुला रहा हो। लेखक अपने को ऊंचा तथा मोहल्ले वालों को नीच मानने लगा। लेखक क्या था? थोड़ा अभिमानी हो गया। यहाँ पर थोड़ा एक होता है ना कि अपने आसपास पड़ोसियों को नीच समझने लगा और खुद को ऊंचा समझने लगा, खुद को श्रेष्ठ समझने लगा, क्योंकि उनके यहाँ नौकर था। क्यों? क्योंकि भाई अब लेखक के घर में भी नौकर है, इसलिए वो अपने आसपास पड़ोसियों को क्या करता था? नीच समझता था और अपने आप को बहुत बड़ा समझ। बहादुर की वजह से घर के सभी लोग आलसी हो गए। जब से बहादुर उनके घर में आया है तब से घर के जितने भी परिवार हैं, परिवार के जितने भी सदस्य हैं, वो सभी क्या हो गए? सभी के सभी आलसी हो गए। कोई भी काम नहीं करता था। एक छोटे मोटे काम के लिए भी बहादुर को ही पुकारा जाता था। बस अगर यहाँ से एक गिलास पानी मांगना हो तो भी बहादुर एक गिलास पानी दो, यहाँ पर कुछ सामान गिरा हुआ है उठाकर मेज पर रखना है तो भी बहादुर को, मतलब छोटे छोटे कामों के लिए भी बहादुर को ही पुकारा जाने लगा। सभी के सभी लोग आलसी हो गए। छोटे छोटे काम के लिए भी बहादुर को ही पुकारने लगे। बड़ा लड़का किशोर, ये लेखक का जो बड़ा लड़का है उसका नाम था किशोर। ठीक है, अमरकांत जी का जो बड़ा लड़का है उनका नाम किशोर था। किशोर ने अपना सारा काम बहादुर को सौंप दिया। अपना सारा काम किसे सौंप दिया? बहादुर को सौंप दिया।
ठीक है। वह नौकर को बड़ा अनुशासन में रखना चाहता था। कौन? किशोर जो है, किशोर नौकर को बहुत ही बड़े अनुशासन में रखना चाहता था। ठीक है, बहुत बड़े अनुशासन में रखना चाहता था, इसलिए काम में कोई गड़बड़ी होती तो उसका बुरी बुरी गालियां देता और मारता भी था। क्या करता था? अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाती थी बहादुर से थोड़ी सी भी गलती हो जाती थी तो किशोर क्या करता था? बहुत खराब खराब गालियां देने लगता था, उसको मारता भी था। ठीक है, कौन? किशोर। क्यों मारता था? क्योंकि वह अनुशासन में रखना चाहता था अपने नौकर को। ठीक है, इसीलिए वह कभी कभार मार भी देता था, गालियां भी देता था, कोई गलती हो जाती थी बहादुर से तो। चलिए, समय बीतने के साथ ही लेखक के मनोस्थिति भी बदल जाती है। समय के साथ परिवर्तन होता है, हम लोग जानते हैं ना। तो समय जैसे जैसे बदलता गया, समय आगे बढ़ता गया, तो लेखक की जो मन की स्थिति है, मन भी धीरे धीरे बदलने लगा। अब बहादुर को नौकर की नजर से देखा जाता था। जब बहादुर नया नया आया था तो उसको एक बच्चे के जैसा ट्रीट किया जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे जब समय बढ़ता गया तो अब उसको नौकर की निगाह से देखा जाने लगा। उसे अपना भोजन स्वयं बनाने पर मजबूर किया जाता है। अब क्या किया जाता है? अब जो बहादुर को है अपना भोजन स्वयं बनाने के लिए मजबूर किया जाता है कि भाई तुमको खाना है तो अपना भोजन स्वयं बना के खाओ। ठीक है, अब घर के लोग तुम्हें नहीं खिलाएंगे बना करके, अब तुम्हें भूख लगे तो तुम अपना भोजन अपने आप बनाओ और अपने आप खाओ। ऐसा करने पर मजबूर किया जाने लगा। रोटी बनाने से इनकार करने पर निर्मला से मार खाता था, और वो बेचारा छोटा बच्चा था, उसको रोटी बनाने नहीं आता था, और जब वह रोटी बनाने से इनकार करता था तो निर्मला जी उसे बहुत मारती थी, उसको मार खाना पड़ता था रोटी नहीं पकाने पर। इतना ही नहीं, कभी कभी एक गलती के लिए निर्मला और किशोर दोनों मारते थे। कभी कभी जब एक गलती हो जाता था तो देखिए यहाँ पर निर्मला और किशोर दोनों मारते थे। ठीक है, उसको धीरे धीरे मारा जाने लगा, उसको दबाव में रखा जाने लगा, बात बात पर गालियां उसे सुननी पड़ी। ठीक है, वो एकदम प्रेशर में रहने लगा, एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में रहने लगा। इसी बीच एक दिन लेखक के घर रिश्तेदार आते हैं। अब देखिए कहानी का मोड़ यहाँ पर आता है। एक बार क्या होता है कि लेखक के घर में उनके कुछ रिश्तेदार आते हैं। ठीक है, लेखक के रिश्तेदार आते हैं और रिश्तेदार की पत्नी रुपए गुम होने क्या करती है? जो रिश्तेदार जो आते हैं उन रिश्तेदार की जो पत्नी है वो घर में क्या हल्ला मचा देती है कि भाई मेरे पैसे गुम हो गए। ठीक है, वे अपने पैसे गुम होने की वाली बात जो है घर में बता करके घर में भूचाल उत्पन्न कर देती है। बहादुर के सिर दोष को गढ़ दिया जाता है। अब बात आती है कि उस पैसे को किसने लिया, वो पैसे कहाँ गुम हुए, वह दोष किसे मिलता है? वह दोष किसके सर पर मढ़ा जाता है? तो बहादुर के सर पर वह दोष मढ़ दिया जाता है कि बहादुर ने ही वह पैसे चुराए होंगे। देखिए, लेखक को इस बात पर विश्वास नहीं होता, लेखक को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि बहादुर ऐसा काम कर सकता है। लेकिन किंतु रिश्तेदार के कहने पर लेखक बहादुर से पूछता है। बहादुर के नहीं कहने पर वह उसके गाल पर एक तमाचा जड़ देता है। देखिए, लेखक जो हैं इनको विश्वास नहीं हो रहा था कि ये जो बहादुर है ऐसा काम कर सकता है, लेकिन रिश्तेदारों के कहने पर वह बहादुर से पूछते हैं कि क्या तुमने ये रुपए लिए हैं या तुमने चुराए हैं? जब बहादुर नहीं कहता है, जब मना कर देता है कि नहीं मैं नहीं जानता हूं, तब लेखक क्या करते हैं? उसके गाल पर एक तमाचा जड़ देते हैं, उसको एक थप्पड़ लगा देते हैं। रिश्तेदार उसे घसीटने लगे कहने का मतलब कि उसको पकड़ के बार बार दरवाजे की तरफ ले जाते और कहते कि चलो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर देता हूं, मैं तुम्हें थाने के हवाले कर देता हूं। शायद इसलिए कि वो जो बहादुर है वो अपनी गलती को स्वीकार कर ले। लेकिन बात यहाँ है कि बहादुर ने जब वो पैसे लिए ही नहीं है तो फिर कैसे स्वीकार करता उस बात को? ठीक है, निर्मला ने भी दो चार तमाचे जड़ दिए। ठीक है, निर्मला ने भी क्या किया? देखते देखते दो चार तमाचे निर्मला जी ने भी जड़ दिए। अब देखिए, काफी मार खाने की वजह से बहादुर
एक दिन वहां से भाग निकला। जब बहुत मार पड़ गई उस दिन, तब एक दिन क्या किया, बहादुर वहां से भाग निकला। ठीक है, लेखक के घर से भाग गया कि मुझे नहीं करनी ऐसी नौकरी। ठीक है, लेखक जब दफ्तर से लौटा, लेखक जब अपने ऑफिस से लौटे, ठीक है, लौटे तो घर में उदासी छाई हुई थी। ठीक है, लेखक जब अपने ऑफिस से घर पे आते हैं तो घर में काफी उदासी छाई रहती है और सारा घर जो है अस्त व्यस्त था। जो सारा घर अस्त व्यस्त हो गया था, सामान जिधर तिधर पड़ा हुआ था, किधर भी साफ सफाई नहीं हुई थी, क्योंकि बहादुर जो था घर को छोड़कर भाग गया था। बहादुर के जाते ही सबके होश उड़ गए। बहादुर के जाते ही सबके होश उड़ गए। निर्मला अपने बदकिस्मती का रोना रो रही थी। अब जो है निर्मला पछता रही थी, अफसोस कर रही थी कि कम से कम बहादुर था तो घर पे सारे काम काज कर लिया करता था, अब तो वो भी चला गया। और इस बात को सोच करके, इस बात पर अफसोस करके निर्मला खुद को बदकिस्मत समझ रही थी। लेखक बहादुर का त्याग देखकर औचक्का रह गया। लेखक जो है बहादुर के त्याग को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि उसे अपना तनख्वाह, वस्त्र, बिस्तर तथा जूते सब कुछ वहीं छोड़ गया था। अब देखिए, बहादुर जब घर छोड़कर भाग गया था तो अपने तनख्वाह के बारे में भी चिंता नहीं की, अपने तनख्वाह को भी छोड़ दिया था। अपने जो कपड़े, वस्त्र थे, बिस्तर थे और अपना जूता सब कुछ वहीं छोड़ के भाग गया था। उसको किसी चीज की फिक्र नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो जो बहादुर था वो एक स्वाभिमानी था और उसे अपने सामान की, अपने तनख्वाह की, अपने वस्त्र, अपने जूते की कोई फिक्र नहीं थी। उसको अपने रिस्पेक्ट की, उसको अपने आत्मसम्मान की फिक्र थी। ठीक है, जिससे बहादुर के अंदर का दर्द पता चलता है। और इस बात से कि वो कुछ भी लेकर के नहीं गया, इस बात से पता चलता है कि बहादुर के अंदर कितना दर्द भरा हुआ है। लेखक को इस बात का एहसास होता है बहादुर के घर छोड़कर जाने के बाद। वह गरीब होते हुए भी आत्म अभिमानी था। वह क्या हुआ? गरीब होते भी, भले बहादुर गरीब था लेकिन आत्म अभिमानी था, अपने आत्म सम्मान के लिए कर रहा था, अपने आत्म सम्मान के लिए जी रहा था। मार तथा गाली गलौज के कारण ही वह मां से दुखी था। अब देखिए, अपने माँ के मार से ही, अपने माँ के गाली गलौज और मार के कारण ही तो वह घर छोड़कर भागा था। और यहाँ आने के बाद भी उसके साथ वैसा ही ट्रीट किया गया, उसको मारा पीटा गया, उसको गाली गलौज किया गया, तो फिर किस काम का? इसीलिए बहादुर वहां से चला गया तथा उसने घर का त्याग किया था। किसके कारण? गाली गलौज के कारण और मार के कारण ही तो बहादुर जो था अपने घर का त्याग किया था। और वही बात यहाँ पर भी होने लगी, लेखक के घर में भी होने लगी। तो इस घर का भी त्याग कर दिया, क्योंकि वह आत्मसम्मान के साथ जीना चाहता था। ठीक है, वह आत्म स्वाभिमानी था। तो ये कैसा लगा आज का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 कैसा लगा आप सबको? मैं आशा करता हूं कि आप सबको ये जो चैप्टर है, ये जो पार्ट है, बहुत ही दिलचस्प कहानी थी और आप सबको एकदम याद हो गया होगा, बहुत ही मजा आया होगा। अगर मजा आया होगा, अगर क्लास अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे, तो इस क्लास को लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है, तब अब इस चैप्टर से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे या जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, वो दोनों ही हम अगले वीडियो में लेकर के आ जाएंगे। तब तक के लिए आप हमें अनुमति दीजिए। मिलते हैं एक नए क्लास में, एक नए अंदाज के साथ, एक नए जोश और जुनून के साथ। तब तक आप सबको धन्यवाद। जय हिंद।